नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रिल। तो आज बताएंगे हम आपको ड्रिल के बारे में। आप सभी ने आईटीआई में या किसी कंपनी में जहां भी आप काम करते हैं या आईटीआई में आपने ड्रिल जरूर देखा होगा, क्योंकि ड्रिल एक ऐसा टॉपिक है कि इससे संबंधित क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, आप टर्नर का, फिटर का, मशीनिस्ट का, कोई सी भी ट्रेड का हो, इससे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जिनके बिना एग्जामिनर आपका पेपर तैयार नहीं कर सकता है। तो उन टॉपिक में से एक टॉपिक है हमारा ड्रिल। तो ड्रिल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा मिलता मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसको डीपली थोड़ा जानेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रिल में क्या क्या आता है, जैसे इसके मुख्य प्रकार क्या है, ये कहाँ पर ये यूज होते हैं। और इससे संबंधित देखो, ड्रिल की थ्योरी तो है ही, थ्योरी के साथ साथ क्या है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछता है कि ड्रिल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्रिल का अगर हम यूज करते हैं तो उसके चिप्स कैसे निकलने चाहिए या ऐसे क्यों निकल रहे हैं, हमारा जो होल है वो खुरदुरा क्यों हो रहा है। तो थ्योरी तो है ही, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपसे इसके प्रैक्टिकल के बारे में। तो मेरी तरफ से तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे और बताएंगे आपको ड्रिल के बारे में। ड्रिल का परिचय देखेंगे पहले। देखिए, किसी जॉब या वर्क पीस में, किसी जॉब या वर्क पीस में होल करने के लिए या छिद्र करने के लिए या सुराख करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रिल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ड्रिलिंग। ये तो हो गया आम भाषा में कि ड्रिल हम इसे कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगी टेक्निकल भाषा में कैसे पूछेगा आपसे वो, तो देखिए कैसे पूछता है। कार्यखंड में निश्चित व्यास के, इसमें कार्यखंड में निश्चित व्यास के बेलनाकार छिद्र बनाने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको ड्रिलिंग कहते हैं। और इसके लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ड्रिल कहते हैं। यह है हमारी टेक्निकल भाषा में। अब इसमें आपके देखिए, इसी में आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसी के अंदर हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए कि कार्यखंड में निश्चित व्यास के बेलनाकार छिद्र बनाने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। लेकिन वो पूछ लेगा कि ड्रिल से कैसा होल बनता है, आंसर रहेगा बेलनाकार। बेलनाकार दे देगा, अंडाकार दे देगा, एक दो ऑप्शन और दे देगा, तो उसमें आंसर क्या लगाना है, बेलनाकार। तो छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम में वो ऐसे ही आपसे पूछता है। अब देखिए, जो आपका ड्रिल है वो, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि एग्जाम में आया हुआ है कि ड्रिल आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। पूछ लेगा कि बताइए ड्रिल कैसा टूल है, सिंगल पॉइंट टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या कैसा टूल। तो आंसर देंगे उसमें हम, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है हमारा ड्रिल, जिसके द्वारा हम बेलनाकार होल बनाते हैं, बेलनाकार छिद्र बनाते हैं। आपके जो ड्रिल है वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्लैट ड्रिल, नंबर दो है आपका स्ट्रेट ड्रिल, नंबर तीन है आपका ट्विस्ट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल को भी हम स्पैड ड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैड ड्रिल बोलते हैं। और स्ट्रेट स्ट्रेट को बोलेंगे स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल। और नंबर थर्ड है आपका ट्विस्ट ड्रिल। जो आजकल जो आधुनिक ड्रिल है वो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है, यानी जो भी हम ड्रिल हम यूज करते हैं अधिकतर वो ट्विस्ट ड्रिल होता है। तो सबसे सबसे पहले जानेंगे हम फ्लैट ड्रिल के बारे में, फिर स्ट्रेट के, और फिर ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ड्रिल मशीन पर करते हैं, ये तो नॉर्मली बात है। मिलिंग मशीन पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और लेथ मशीन पर भी हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है वो देखेंगे कि ड्रिल मशीन और मिलिंग मशीन पर क्या होता है, ड्रिल घूमता है, इन दोनों पर ड्रिल घूमेगा, लेकिन लेथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है। ये थोड़ा सा इसमें बस अंतर है। तो अब जानेंगे सबसे पहले हम फ्लैट या स्पैड ड्रिल के बारे में। नंबर पहला है आपका फ्लैट ड्रिल, यानी कि स्पैड ड्रिल जिसे हम बोलते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पीतल के कार्यों के लिए, स्ट्रैप ड्रिलिंग करने के लिए और लकड़ी कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कारपेंटर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कौन करेंगे, कारपेंटर लोग, यानी कारपेंटर सेक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम रफ होल बनता है। अब देखिए, हैंड ड्रिलिंग के द्वारा और रेचेट ब्रेस के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर जो रेचेट ब्रेस है आपका, इस पर रेचेट सैंक और बिट सैंक ड्रिल का इस्तेमाल होता है। इसका रेचेट सैंक और बिट सैंक ड्रिल का इस्तेमाल होता है रेचेट ब्रेस में, जिस पर स्क्वायर टेपर बना होता है। इन पर कैसा टेपर होता है, स्क्वायर टेपर बना होता है। सबसे पहला ड्रिल हमारा यही है, कौन सा, फ्लैट ड्रिल।
ये हमारे स्ट्रेट सैंक और रेजेट सैंक में मिलते हैं। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है और लिप एंगल 45 डिग्री का होता है। टूल स्टील का ये बना होता है जिसको बाद में फोर्ज व ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद हार्डवुड टेम्पर कर दिया जाता है। किसका होता है? टूल स्टील का बना होगा, फोर्ज व ग्राइंड करके से बनाते हैं और हार्डवुड टेम्पर बाद में इसको कर देते हैं। अब देखियो ये तो हमने बना लिया, लेकिन इसको बनाने के बाद हमें दूसरे डील की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें हमारी हानियां होंगी। कुछ हानि है तभी तो इसमें यानी हमने दूसरा डील बनाया है। अब देखते हैं इसकी हानि क्या क्या है इसी को इस्तेमाल करते समय। अब देखिए इसकी हानि क्या क्या है। छिद्र एक्यूरेट नहीं बनता है, कटे चिप्स होल से बाहर नहीं आते हैं, हाथ द्वारा इसको हम चलाते हैं जिसमें ज्यादा ताकत लगती है, कार्य के दौरान इसको पकड़ना कठिन होता है और सुराख करते समय नरम धातु की तरफ ये खिसक जाता है। ये है इसकी हानियां। एक हानि इसमें यह भी है कि कटिंग क्षमता इसकी कम होती है। इसके दो लाभ क्या है? इसको चलाना आसान होता है और बनाने में ये सस्ता है। चलिए अब देखते हैं नंबर 2 है आपका स्टेट फ्लूटेड डिल। तो ये है आपका स्टेट फ्लूटेड डिल। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? देखिए मुख्य रूप से सॉफ्ट धातु के लिए। किसके लिए? मुख्य रूप से सॉफ्ट धातु के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, शीट मेटल और कास्टिंग के कोर में ड्रिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी हानि क्या है? छिद्र से जो चिप्स हैं वही इसकी हानि है। ये भी कि छिद्र से चिप्स अपने आप बाहर नहीं आते हैं। ड्रिल कर रहे हैं तो उसका जो मटेरियल है जो कटा हुआ है वो अपने आप बाहर नहीं आता है। ये इसकी हानि है। वायर गेज में भी हमें मिलते हैं और हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। इस पर देखिए दो फ्लूट होते हैं, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। इस पर दो फ्लूट होंगे आगे और पीछे, लेकिन कहां पर होंगे? अक्ष के बिल्कुल समांतर। देखो दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल जैसे ये इसकी अक्ष है, अक्ष के समांतर होंगे। एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। तो इस पर दो फ्लूट होते हैं। ये हमें स्टेट सैंक में और टेपर सैंक, दो सैंकों में हम मिलते हैं। देखो स्टेट सैंक कैसी होती है? सीधी। अगर सीधी है तो उसे बोलेंगे स्टेट सैंक, अगर ये टेपर में है तो उसे बोलेंगे हम टेपर सैंक। जो स्टेट सैंक है उसी को हम बोलते हैं यूरेका डिल। ये जो आपका स्टेट फ्लू डिल है जिस पर स्टेट सैंक होती है उसको बोलते हैं यूरेका डिल। यानी जो छोटे साइज के होते हैं उन्हें बोलते हैं यूरेका डिल। वही भी ये पूछ सकता है बताइए स्टेट फ्लू डिल के छोटे साइज को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर रहेगा यूरेका डिल। या यूरेका डिल किसे बोलेंगे? आंसर देंगे हम स्टेट फ्लू डिल को। इसका साइज देख लीजिए 0.0138 इंच से लेकर 0.19 इंच तक इसका साइज होता है। ये है आपका इंचों में। अगर मैं इसको एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.35 से लेकर 4.988 एमएम तक हमें ये मिलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? ये यूरेका डिल है, इसका हम इस्तेमाल कहां करेंगे? स्प्रे पंप के निप्पल में होल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना कि ये जो स्टेट सैंक है उसी को हम स्टेट सैंक में जो होते हैं जो छोटे यानी छोटे साइज का रहेगा उसी को हम यूरेका डिल बोलते हैं। ये हो गया आपका स्टेट फ्लूट डिल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जितने भी मतलब जो प्रयोग है भाई, ये इसका मटेरियल पूछ लेगा, फ्लूट पूछ लेगा कि कहां पर होते हैं, अक्ष के समांतर होते हैं, यूरेका डिल किसे बोलते हैं तो इसको बोलते हैं। इसका हम यूरेका डिल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं तो आंसर ये दे देंगे। इसका साइज क्या होता है तो ये वाला हम साइज बता देंगे। ये कितनी सैंक में मिलते हैं हमें? स्टेट सैंक और टेपर सैंक में मिलते हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए आप देखते हैं नंबर 3 जो है आपका ट्विस्ट ड्रिल। नंबर 3 आता है आपका ट्विस्ट ड्रिल। जो ट्विस्ट ड्रिल है आपका देखो इस तरह का होता है। ये एक आधुनिक ड्रिल है और इसी से अधिकतर हम अपने वर्कशॉप में कार्य करते हैं। जितने वर्कशॉप कार्य जितने भी हैं वो अधिकतर इसी ड्रिल से किए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम आधुनिक ड्रिल। तो आपका ट्विस्ट ड्रिल इस तरह का होता है, आप सबने देखा ही है। तो देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखो ये है इसकी सैंक। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट सैंक क्योंकि ये सीधा है। सीधा है तो स्ट्रेट सैंक रहेगा। अगर टेपर में है तो इसे बोलेंगे हम टेपर सैंक। तो स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक ऐसी होती है इसकी। ये पीछे का भाग होता है जिसे बोलते हैं टैंक। ये आपकी टैंक, इसको बोलते हैं नेक। देखो ये इसके बीच में छोटा सा है, इसे बोलते हैं नेक। नेक कहां पर होती है आपकी? देखो ये आपकी सैंक और बॉडी, ये आप आगे है बॉडी, तो बॉडी और सैंक के बीच में होती है आपकी नेक। ये इसके फ्लूट्स हैं, देखो इस तरह जो चल रहे हैं ये इसके फ्लूट्स होते हैं। इसके ऊपर एक पट्टी सी बनी हुई है, देखो ये वाला, ये जो पट्टी है ये इसको बोलते हैं लैंड या मार्जिन बोल सकते हैं। ये एक चमकीली पार्ट जैसी होती है, क्या दिखती है? चमकीली सी दिखती है, इसे बोलते हैं हम लैंड या मार्जिन। ये आगे का भाग देखिए ये वाला, ये इससे हमारा ड्रिल कटिंग करता है तो इसे बोलते हैं हम कटिंग एज।
ये फ्लूट्स हो गए हैं, ये इसकी होती है फ्लैंक। कभी कभी क्या करता है, डील आपको दे देगा, इसके पार्ट पूछ लेगा कि बताइए ये पार्ट क्या है, एरो निशान देगा, एक्स लिख देगा, बताइए ये क्या है, तो हमें बताना है कि ये इस पार्ट का नाम ये है। तो इसलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूं इसके पार्ट के बारे में सारे एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो आपको याद रह जाएंगे। ये कटिंग एज हो गई, फ्लूट हो गई, फ्लूट हो गए, आपके फ्लैंक हो गए। अब चलते हैं इसके आगे के फेस की तरफ। ये तो हो गया स्टेट, इसके आगे का फेस है, तो फिर ये वाला इधर से ऐसे जाके ऐसे। सबसे पहले हम 20 का ले लेंगे। देखो ये जो बीच में लाइन है, ये इसे बोलते हैं वेव। वेव ये वाला जो मोटी सी की पट्टी होती है उसको हम वेव बोलते हैं, ये ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला सीधा सीधी आएगी इस तरह, ये जाएगी इसकी आपकी चीजल एज, इसको बोलेंगे चीजल एज। ये होती है बीच की वेव, ये होती है आपकी चीजल एज, और ये फ्लूट्स मैंने जो यहाँ पर बताया, देखो ये फ्लूट्स हैं, यहाँ पर ये फ्लूट्स ही हैं। इसके बाद देखो ये जो आपकी वेव है, वेव से इस लाइन से देखो ये इस तरह लाइन जा रही है, इस तरह लाइन से एक सेंटर लाइन जा रही है ऐसे। सेंटर लाइन से जो इसके बीच में जो ये बनता है, एंगल बनता है, इससे वेव की लाइन से और इसके बीच की सेंटर लाइन से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं चीजल एज एंगल, जो आपका 55 डिग्री का होता है। ये हो गया, ये हो गया आपका फ्लूट हो गए हैं, वेव हो गई है आपकी। अब देखिए इसका आगे का एक तिकोना भाग मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए जहां पर ये पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होती है वो होती है आपकी लिप, इसी को बोलते हैं हम लिप एंगल। तो ये होता है आपका लिप। अब देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर लाइन दिया है, पॉइंट के बीचों बीच आ रही है, इस सेंटर लाइन यानी कि एक्सिस से आपके जो ये हेलिक्स है ना, हेलिक्स ऐसे मुड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे मुड़ रहे हैं ना, ये मुड़ रहे हैं। तो जिस एंगल पे मुड़ते हैं, ये वाला ये एंगल, देखो ये एंगल बन रहा है ना, यहाँ ऐसे आ रहे हैं, ये आपकी एक्सिस लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं हम रैक एंगल या हेलिक्स एंगल भी इसको हम बोलते हैं, रैक एंगल या हेलिक्स एंगल। तो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पार्ट को एक एक लेंगे और एक एक लेने के बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से पार्ट का क्या यूज होता है। चलिए पहले इसके पार्ट के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। पॉइंट देखिए, इसका साधारण एंगल 118 डिग्री होता है, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का ये बना होता है। ये दो सैंक में हम मिलते हैं, स्टेट सैंक और टेपर सैंक। स्टेट सैंक जो होता है वो 13 mm तक का मिलता है, और जो टेपर सैंक में है वो 3 mm से लेकर 102 mm के अंदर जहाँ में ये मिलते हैं। देखिए स्टेट सैंक को हम समांतर सैंक या पैरेलल सैंक बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, समांतर सैंक या पैरेलल सैंक। अब देखिए जो टेपर सैंक है, टेपर सैंक पर हमारा मोस्ट टेपर बना होता है। देखिए ये टेपर सैंक है ना, तो इस पर आपका मोस्ट टेपर बना होगा ये वाला, और इसको पकड़ने के लिए, किसको, टेपर सैंक को पकड़ने के लिए सॉकेट या स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सॉकेट या स्लीव का। अब इन दोनों को बनाने के लिए हम केस हार्ड स्टील का इस्तेमाल करेंगे। किसका, सॉकेट को या स्लीव को बनाने के लिए हम केस हार्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये जो स्टेट सैंक है, स्टेट सैंक को हम कहां पकड़ेंगे, ड्रिल चक में। भाई टेपर सैंक को पकड़ लेंगे हम किसमें, सॉकेट या स्लीव में, और जो स्टेट सैंक है उसको पकड़ते हैं हम ड्रिल चक में। जो ड्रिल चक है उसको हम कहां लगाते हैं, आर्बर पर। कहां पर लगता है ड्रिल चक, आर्बर पर लगा होता है आपका ड्रिल चक। ये जो ड्रिल चक है आपका, ये स्पेशल एलॉय स्टील का बना होता है। किसका होता है, स्पेशल एलॉय स्टील का बना होता है आपका ड्रिल। अब देखिए मैंने आप यहाँ पर दिख रखा है कुछ 10 mm HSS, यानी जो इसकी सैंक है, इसकी सैंक पर ही इसका डाया और इसकी मेटेरियल का नाम लिखा रहता है कि हाई कार्बन स्टील का है या हाई स्पीड स्टील का है, और 10 mm का ये इसका डाया है। ऐसे ही जो हमारी टेपर सैंक होती है, टेपर सैंक वाली, इसमें इसका नेक होता है, तो यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर नहीं लिख के, सैंक पर ना लिख के वो लिखेगा इसकी नेक पर। तो नेक पर इसका साइज लिखा रहेगा और इसका मटेरियल का नाम लिखा रहेगा कि ये किस मटेरियल का है और किस साइज का है। तो ये कुछ इसके मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। प्रयोग देखिए इसका, एक्यूरेट छिद्र बनाने के लिए, छिद्र का मतलब है होल बनाने के लिए या सुराख बनाने के लिए। किसी भी जॉब में एक्यूरेसी में अगर हमें होल बनाना है तो हम ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे इसके पार्ट शुरू करते हैं शुरू से। नंबर 1 है आपकी टैंक। देखो ये मैंने बताया आपको, ये है किसकी, टैंक। यह केवल टेपर सैंक में होती है। कौन से में, केवल टेपर सैंक ड्रिल में ही हमारी टैंक होती है, जो ड्रिल को धनात्मक चाल देती है। क्या देती है, धनात्मक चाल देती है। और ओवरलोड के समय अगर ड्रिल पर ओवरलोड पड़ रहा है, हमने फीड ज्यादा दे रहे हैं, ओवरलोड हो रहा है, तो यह ट्विस्ट या शियर हो जाती है। नंबर 2 है आपका पॉइंट। कौन सा,
पॉइंट, देखो ये वाला, ये पॉइंट देखिए, डिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह आपस में मिलती हैं, देखो ये वाला ऐसे मिल रही है ना, तो डिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह आपस में मिलती हैं उसको हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को ही हम अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको डेड सेंटर या चीजल एज भी कहते हैं। इसको पॉइंट को हम डेड सेंटर या चीजल एज भी कहते हैं। शंकु के आकार का सिरा भी कहते हैं हम, कि शंकु के आकार का सिरा ही आपका पॉइंट होता है। इसमें और अन्य क्या होता है, अगर पूछ ले कि बताइए पॉइंट में अन्य भाग कौन से होते हैं, तो क्या होता है आपका, फर्स्ट हील, कटिंग एज, लिप्स और डेड सेंटर, ये इसके अन्य पार्ट्स होते हैं इसी में। ये आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पॉइंट के अन्य पार्ट्स कौन से हैं इसमें, हील है, कटिंग एज है, लिप्स है और डेड सेंटर होता है। नंबर 3 है आपका फ्लूट्स। देखो ये इसकी बॉडी पर ही इसके फ्लूट्स बने होते हैं। इसके फ्लूट्स का कार्य क्या है, कार्य का मतलब है जो कार्य करते हैं इसका लाभ क्या है फ्लूट्स बनाने का। देखिए नंबर 1, कटिंग एज तक कूलेंट को पहुंचाना, कटिंग करते समय कूलेंट को पहुंचाने के लिए उसके पॉइंट तक। नंबर 2 है चिप्स या छीलन को घुंघरालू बनाने में, कैसे घुंघरालू बनाने में और उनको जोब से बाहर निकालने में ये सहायक होते हैं। नंबर 3 है कर्तन कोर बनाने में, कर्तन कोर का मतलब होता है कटिंग एज। धीरे धीरे हमें इंग्लिश से हिंदी भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना ये यही लैंग्वेज जो इस्तेमाल करता है, कौन सी आपकी शुद्ध हिंदी, कर्तन कोर। अगर हम धीरे धीरे इसको बोलने का अभ्यास कर लेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमें फिर इसे पहचानने में गलती नहीं होगी कि कर्तन कोर किसे कहते हैं। तो हमें मालूम हो जाएगी कर्तन कोर का मतलब होता है कटिंग एज। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें कि बताइए फ्लूट्स का कार्य क्या है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए ए बी सी, तो चौथे में लगा दिया उसने ये सभी, तो आंसर देंगे ये सभी इसके कार्य हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। नंबर 4 है आपका सैंक। कौन सी, सैंक। देखो ये वाले सैंक, ये वाले सैंक मैंने आपको बताई है। तो नंबर 4 है सैंक, डिल को चलाने वाला सिरा है, डिल को चलाने कार्य सैंक का ही होता है। ये 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया आपको, टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक। टेपर सैंक जो है वो बड़े व्यास के लिए यूज होती है, जो स्ट्रेट सैंक है वो छोटे व्यास के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि बड़े व्यास 3 से लेके 102 mm तक के लिए, और छोटा व्यास है 0.2 mm से लेकर 13 mm तक के लिए। टेपर सैंक पर हमारा देखिए मोस्ट टेपर कटा होता है। मैंने इससे पहले बताया कि टेपर सैंक पे आपका मोस्ट टेपर कटा होता है, लेकिन देखिए लेथ सेंटर, रीमर और डिल सैंक, अगर इनकी बात करें केवल किसकी, लेथ सेंटर की, रीमर की या डिल सैंक की, तो हमारा मोस्ट टेपर तो होता ही है, लेकिन MT1 से लेके MT5 तक का होता है। अगर वो पूछ ले कि मोस्ट टेपर की रेंज कितनी होती है, केवल मोस्ट टेपर की, इन तीनों का नाम नहीं लेगा। अगर केवल पूछे कि मोस्ट टेपर की रेंज कितनी होती है, तो बताएंगे MT0 से लेके MT7 तक। ये नंबरों में हमें मिलती है, इसमें नंबरों में। अब देखिए MT1 से लेके MT5 की जो आपकी सीरीज है वो इस तरह बनती है कि एक नंबर का होगा 3 से लेके 14 mm, 3 से लेके 14 mm डिल साइज। जो आपका 3 से लेके 14 mm किसी भी कोई सा भी डिल हो, उस पर क्या होगा, आपका एक नंबर का मोस्ट टेपर कटा रहेगा। अगर 14.25 से लेके 23 mm के बीच में कोई डिल है, उस पर आपका 2 नंबर कटा होता है। तो इस हिसाब से ही चलेंगी। 3 नंबर का 23, 23.5 से लेके 31.5 mm का अगर कोई डिल है, तो उसकी सैंक पर आपका, टेपर सैंक पर आपका 3 नंबर का आपका मोस्ट टेपर कटा होगा। तो इसमें से आपसे पूछा कैसे, बताइए कि 3 नंबर मोस्ट टेपर, 3 नंबर मोस्ट टेपर का साइज कितना होता है, तो बताएंगे 23.5 से लेके 31.5। इस तरह से वो बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपके क्या क्वेश्चन बन जाते हैं सैंक से संबंधित। नंबर 5 पे लेते हैं हम अपना लैंड या मार्जिन। देखिए मैंने आपको बताया कि पीछे ही बताया, देखो ये पट्टी सी है ना, इस पे तो एक संकीर्ण पट्टी सी जो होती है, जो चमकीली होती है हमारे डिल पर, उसको बोलते हैं हम लैंड या मार्जिन। इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए इसके मुख्य कार्य क्या है, अच्छा चिप्स फ्लो प्राप्त करने के लिए, अच्छे चिप्स फ्लो प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। छिद्र डिल के सम केंद्रित होगा, अगर ये हमारी लैंड रहेगी तो क्या होगा, जो हमारे छिद्र है, छिद्र का मतलब जो हमारा होल है, वो हमारे डिल के सम केंद्रित होगा। नंबर 3 क्या है, छिद्र की अच्छी सतह, छिद्र मतलब कि होल की अच्छी सतह फिनिश प्राप्त करने में भी ये हमारी सहायता करता है। तो ये सारे कार्य हैं हमारे लैंड के, यानी कि मार्जिन के, ये मुख्य कार्य में आते हैं। इसका व्यास कहां से लेते हैं, मैंने बताया कि इसका व्यास भी लैंड से ही लिया जाता है। लैंड के बीच की दूरी, देखो ये
ये आपका डिल है। डिल के ऊपर मैंने बताया एक पट्टी सी होती है इस तरह, इस पट्टी को इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ेंगे तो क्या होगा, लैंड के बीच आ गया, इधर भी लैंड है इधर भी लैंड है, यानी मार्जिन उभरी हुई पट्टी है, तो दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे तो इसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, इसका साइज कहलाती है। तो साइज कहां से लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि बताइए डिल का साइज कहां से लेते हैं, आंसर देंगे लैंड के बीच से या मार्जिन से लिया जाता है। मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसका साइज कहते हैं। ऐसे बोल सकता है कि डिल बिट का साइज बताइए, डिल बिट भी बोल सकता है वो, और डिल का व्यास भी बोल सकता है। तो आंसर देंगे लैंड के बीच की दूरी ही हमारे डिल का व्यास होता है। बॉडी, देखिए बॉडी मैंने आपको बताई है, ये यहां से लेके यहां तक बॉडी है, यानी कि सैंक को छोड़ के जो आगे भाग होता है वो बॉडी होती है। बॉडी पर क्या होता है, देखिए डिल के जिस भाग पर फ्लूट कटे होते हैं, जिस पर फ्लूट कटे होते हैं वो बॉडी होती है। दिख रहा है ना, इस पर आपके फ्लूट कटे होते हैं वो है आपकी बॉडी। ये कहां होती है, ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, पॉइंट से लेकर सैंक, पॉइंट और सैंक के बीच जो होता है भाग उसे कहते हैं बॉडी। इस पर कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, जैसे कि फ्लूट्स हो गया, मार्जिन हो गई, लैंड होगी, बॉडी क्लियरेंस और वेब, ये इसके पार्ट होते हैं। नंबर 8 है आपका बॉडी क्लियरेंस। देखिए बॉडी क्लियरेंस क्या होता है, देखिए इसमें मैंने आपको लैंड बताया, लैंड के ऊपर क्या है, एक मार्जिन है, तो मार्जिन को छोड़कर जो शेष भाग बचता है वो होता है आपका बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, लैंड को छोड़कर जो भाग बचता है उसे कहते हैं बॉडी क्लियरेंस। अच्छा, डील करने में आसानी होती है इससे, क्योंकि यह डील साइज से कम होता है। क्या होता है, डील साइज से कम होगा और डील करने में आसानी होती है, और डील करते समय सुराख के संपर्क में नहीं आता है। ये सुराख के संपर्क में यानी होल के संपर्क में या छिद्र के संपर्क में अगर नहीं आएगा तो हमारा घर्षण कम होगा। अब देखिए जैसे कि यह डील तथा डील किए जाने वाले छिद्र के बीच घर्षण को कम करता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए डील और डील किए जाने वाले छिद्र के बीच घर्षण को कम किसके द्वारा करते हैं या कौन करता है, तो आंसर आएगा बॉडी क्लियरेंस। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा नेक। देखिए नेक केवल टेपर सैंक डिल में ही मिलती है, जिसकी सैंक टेपर सैंक की होती है उसमें हमारी नेक होती है। यह सैंक और बॉडी के बीच में जो सिलेंड्रिकल भाग होता है उसको हम नेक कहते हैं। इसी पर डिल का साइज और डिल का मटेरियल लिखा होता है। चलिए आगे, नंबर 10 है आपकी कटिंग एज। देखिए कटिंग एज कौन सी होती है, देखिए आगे वाली जिसे हम कटिंग करते हैं उसे बोलते हैं कटिंग एज। ये पॉइंट पर बनती है, ये मेरा सामने ये पॉइंट है तो इस पर क्या बनेंगे आपकी, ये जो पीछे है ये इसकी कटिंग है, कटिंग एज है। तो ये कटिंग एज पॉइंट पर बनती है और इसे लिप भी कहते हैं, इसको लिप भी कहते हैं। इसका लिप एंगल 59 डिग्री का होता है। कितना रखा जाता है, 59 डिग्री का इसका लिप एंगल रखा जाता है। अगर हमारी कटिंग एज तेज नहीं है तो रफ होल बनता है, और इसकी लंबाई और जो कोण है वो बराबर रखे जाते हैं। अगर बराबर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अगर हमारी जो कटिंग एज की जो लंबाई है, देखो लंबाई देखिए यहाँ पर छोटी है यहाँ पर बड़ी है, अगर छोटी और बड़ी होगी तो क्या होगा, डिल होल डिल साइज से बड़ा बनेगा। क्या होगा, डिल होल डिल साइज से बड़ा बनेगा अगर हमारी जो इसकी लंबाई है कटिंग एज की वो छोटी बड़ी होंगी। और अगर कोण है, देखो कोण, एक ये वाला कोण है एक ये वाला कोण है, मैंने बताया ना 59 डिग्री का होता है। अगर ये 59 डिग्री में अगर नहीं बना है, एक तरफ 59 कर दिया एक तरफ कर दिया आपने 50, अगर ये छोटे बड़े होंगे यानी कि असमान हो जाएंगे तो क्या होगा, चिप्स एक साइड से निकलेंगे, केवल एक साइड से निकलेंगे। क्योंकि देखिए जो भी साइड कम होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने 50 कर दिया, यहाँ पर कर दिया 59, तो थोड़ा बढ़ गया ये, तो जो बढ़ावा सिरा है सिर्फ वही टच करेगा। जब वही टच करेगा तो क्या होगा, उसी से ही कटिंग होगी, तो उसी से चिप्स बाहर निकलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्या पूछता है कि बताइए ड्रिल से कटिंग करते समय अगर एक ही साइड से चिप्स निकल रहे हैं तो क्या परेशानी है, यानी कि उसका कारण बताइए, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर देंगे कि क्या है, हमारे जो यहाँ पर लिप है, लिप का जो कोण है वो आपका छोटा बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, चिप्स एक साइड से निकलते हैं। इसमें देख लीजिए जो भी स्टार हैं आपके सारे वो क्वेश्चन बन जाते हैं कि कटिंग एज तेज नहीं तो क्या होगा, आंसर देंगे रफ होल बनेगा। और इसे कटिंग एज को हम क्या कहते हैं, लिप भी कह सकते हैं। इसका लिप एंगल कितना होता है, 59 डिग्री होता है। इसे अगर कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट एंगल। देखिए पॉइंट एंगल मैंने बताया ये है, ये आपका है पॉइंट एंगल, जो साधारणतः 118 डिग्री रखा जाता है, जैसे कि पीतल, एमएस यानी कि माइल्ड स्टील और कांसा।
अधिकतर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि पीतल के लिए आपके ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, पीतल के लिए पूछ लेगा, स्पेशली माइल्ड स्टील के लिए पूछ लेगा, कांसे के लिए पूछ लेगा, ऐसे। तो इन सब के लिए 118 डिग्री ही होता है। अगर पूछे कि साधारणतः कितना रखते हैं तो 118, वो सिर्फ आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा, नाम दे देगा किसी धातु का कि पीतल के लिए कितना होता है, उसको पता है कि 118 है ही, लेकिन नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 118 है या 90 है या 130 है या कितना है। तो इसलिए पीतल और माइल्ड स्टील या कांसे, इसको हमें याद रख लेना है कि इन तीनों के लिए भी 118 डिग्री आपका इसका पॉइंट एंगल होता है। इसको देखिए कि पॉइंट एंगल अब कहां पर होता है, मैंने बताया आपको, ये आगे पॉइंट एंगल है। इसको हम बोलेंगे कैसे, देखिए ड्रिल की कोनिकल सरफेस, ये ड्रिल की कोनिकल है ना, ये कोना बना हुआ है यार, तो ड्रिल की कोनिकल सरफेस जिस पर ग्राइंड होती है, जिस पर ग्राइंड हो रही है कोनिकल सरफेस, उसी को हम अपना पॉइंट एंगल कहते हैं। इसको हम कटिंग एंगल भी कहते हैं। पॉइंट एंगल को क्या कहते हैं, कटिंग एंगल भी कहते हैं, जो 118 डिग्री का होता है। इसकी रेंज 80 से लेकर 140 डिग्री तक ही रखा जाता है आपका पॉइंट एंगल, यानी कि कटिंग एंगल कितना रखा जाता है आपका, 80 से लेकर 140 तक ये रखा जाता है। और पॉइंट एंगल तय करता है, भाई पॉइंट एंगल कौन तय करेगा कि हमारे जॉब का ये पॉइंट एंगल इतना होना चाहिए, जो मेरा ड्रिल है उसका पॉइंट एंगल हम किसके अनुसार रखेंगे, कौन तय करेगा इस चीज को, तो वो करेगा हमारा जॉब, जिस जॉब में हमें ड्रिल करना है। तो यानी जॉब मटेरियल ये तय करता है कि हमारा पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए। अब हार्ड धातु, दो धातु होती है, एक हार्ड होती है, एक आपकी नॉर्मल होती है। देखिए हार्ड धातु, मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ड धातु के लिए अधिक कोण रखते हैं और नरम धातु के लिए कम कोण रखते हैं। इसको समझने वाली बात है, इसको याद नहीं रखना, केवल समझ लेना है। तो कभी भी लाइफ टाइम 5 साल 10 साल बाद कभी भी आप पूछेंगे तो आपके एकदम माइंड में आ जाएगा कि हाँ भाई हार्ड धातु के लिए इतना रखते हैं और नरम धातु के लिए इतना रखते हैं। देखिए एक होता है ये वाला, ये मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पर ले लिया, एक तो हो गया एक ये हो गया, और एक यहाँ पर ले लूंगा मैं ऐसे ही करके, एक हो गया ये एक हो गया ये। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, ये थोड़ा और सब मिला लेता हूं ताकि ये समझने में आसानी हो। और ये इस तरह, एक ये है और एक ये है, ये देखो हार्ड धातु के लिए अधिक रखते हैं, ये है हार्ड धातु, ये आपकी है हार्ड धातु, ये है H और ये है कौन सी आपकी है, ये है नॉर्मल, ये है N। अब देख लीजिए इसमें अंतर क्या समझना है मुझको, देखिए हार्ड धातु के लिए अधिक रखते हैं, देखो अधिक रखते हैं, देखो ये चीजें है ना, ये वाला ये एंगल है, ये मैंने ज्यादा कर दिया है, ऐसे ज्यादा कर दिया है तो क्या है, कटिंग फोर्स जो हमारी कटिंग पॉइंट है वो ज्यादा मजबूत हो गई है, यानी कि शार्प नहीं हुई है, ये भी ज्यादा मजबूत होंगी। तो हार्ड धातु के लिए हम इसको ज्यादा इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारी कटिंग एज है वो ज्यादा शार्प ना हो, तेज ना हो। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो देखो ये वाला क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो हार्ड धातु में अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो हमारी कटिंग जल्दी से खराब नहीं होगी, इसलिए हार्ड धातु के लिए ये अधिक रखा जाता है। अगर पूछे कि नरम धातु के लिए कम रखते हैं तो क्यों रखते हैं, देखिए अब ये नरम धातु है, ये नरम धातु है, नरम का क्या मतलब है कि मुलायम है, उसको हम काटेंगे तो काटते समय हमारी कटिंग जल्दी से खराब नहीं होगी, इसलिए हम इसको ज्यादा शार्प रखते हैं। इसको कम कर दिया है, इस एंगल को हमने कम कर दिया, यहाँ पर बढ़ा रखा है, यहाँ पर मैंने कम किया है तो हमें जो कटिंग एज है बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि मुलायम धातु है भाई, नरम धातु है तो उसको काटने में आसानी रहेगी। अगर यही मैं हार्ड धातु में इस्तेमाल करूं, ये टूल कम वाला अगर मैं हार्ड धातु में इस्तेमाल करूंगा तो मेरी जो कटिंग एज है ना जल्दी से खराब हो जाएगी, क्योंकि धातु तो हार्ड है और ये इसकी कटिंग एज शार्प है, तेज है, तो क्या होगा जल्दी खराब हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ड धातु के लिए अधिक कोण रखेंगे और नरम धातु के लिए आपका कम कोण रखते हैं। वे यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अगर हार्ड धातु पर अगर नरम नरम ये सॉरी हार्ड धातु पर अगर कम कोण वाला ड्रिल हम यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो कटिंग एज जल्दी से खराब हो जाएंगी, ये इसका रीजन है। तो इसलिए हार्ड धातु के लिए अधिक कोण और नरम धातु के लिए हम कम कोण रखते हैं। आपकी रेंज हो गई है, ये हो गया है कि ड्रिल की जाने वाली धातु के अनुसार हमारा कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल रखा जाता है। अब देखिए ड्रिल का पॉइंट एंगल, यहाँ पर ड्रिल का पॉइंट एंगल है, किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, ये भी बनता है क्वेश्चन इसमें।
वो एक ही आंसर, सबका एक ही है, लेकिन उसके पूछने के तरीके सबके अलग अलग है। क्या पूछ रहा है कि डिल का पॉइंट एंगल किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, तो आंसर देंगे वह धातु जिसे हमें डिल करना है उसके अनुसार ही हम अपना पॉइंट एंगल या जिसे बोलते हैं कटिंग एंगल रखते हैं। अब देखेंगे किस धातु के लिए हम इसका पॉइंट एंगल कितना रखते हैं। चलिए सबसे पहले लेंगे हम अपना, देखिए मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, 1 2 3, तीनों में आपके एंगल अलग अलग है, 140 130 और 80। ये हम किस धातु के लिए कितना रखते हैं, देखिए तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम, इसमें तांबा क्या है, जिसमें जिसका डाया 30 mm व्यास तक हो, यानी कि जो मेरा डिल है, डिल का डाया 30 mm तक का है, तो उसके लिए अगर मुझे तांबे में कोई होल करना है, छिद्र बनाना है तांबे में, किस व्यास तक के लिए, 30 mm व्यास तक के लिए, तो उसका एंगल होता है 140 डिग्री, उसका एंगल रखेंगे हम 140 डिग्री। तांबा हो, एल्यूमिनियम हो या ढली हुई स्टील हो, इसको पहले समझना जरूरी है, अगर हम समझेंगे नहीं तो हम इसका आंसर गलत दे देंगे, क्योंकि तांबा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, एल्यूमिनियम इधर भी है, एल्यूमिनियम इधर भी है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें आंसर 80 डिग्री पर लगाना है या 140 डिग्री पर लगाना है। तो समझने वाली क्या बात है, जो तांबा है ये केवल तांबे के लिए ही लागू होता है, इधर भी तांबा है, इधर भी तांबा है, 30 mm व्यास तक, अगर हम 30 mm व्यास तक का होल करेंगे तो 140 डिग्री रखेंगे तक का, और यहाँ पर क्या है 30 mm से अधिक, अगर 30 mm से अधिक का कोई होल कर रहे हैं तब हम यहाँ 80 डिग्री रखेंगे, तो ये अंतर है दोनों में, यहाँ पर 140 है, वहां पर 80 है, तो पहले देख लीजिए 140 वाले को, तो तांबे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और ढली हुई स्टील के लिए हम इनका जो कटिंग एंगल है आपका 140 डिग्री रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, देखियो यहाँ पर, यहाँ भी तांबा है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, यहाँ भी तांबा है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, तो ऐसा क्यों है भाई, वहां 80 है और यहाँ 140 है, ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि तांबा और एल्यूमिनियम के अगर घुंघरालू चिप्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, अगर घुंघरालू चिप्स बनाने हैं तो 140 रखेंगे, और अगर तांबे, स्टेनलेस स्टील हुआ, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, अगर इनके छोटे चिप्स बनाने हैं, आपने देखा होगा मशीन पर काम करते हुए कभी कभी क्या है, लंबे घुंघरालू चिप्स बनते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या होते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, यानी कि जो हमारा टूल है वो काटते समय क्या होता है, उसके छोटे छोटे चिप्स बना देता है वहीं पर, तो इसीलिए इसीलिए इनके जो एंगल है वो अलग अलग होगी, यहाँ पर तांबा, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के, अगर छोटे चिप्स बनाने हैं, इनके धातु वही है तो एक 80 डिग्री रहेगा, अगर घुंघरालू चिप्स बनाने हैं तो 140 डिग्री रहेगा। कन्फर्म हो गया इतना, ये 30 mm व्यास तक है, तो 30 mm व्यास से अधिक है। अब इसमें 80 वाले में देख लीजिए, स्टील और कास्ट स्टील, क्या स्टील और कास्ट स्टील के लिए भी हम 80 डिग्री ही रखते हैं, लेकिन इसमें आपका केजीएफ प्रति mm स्क्वायर 70 से लेकर 120 mm के बीच में होना चाहिए, किसके लिए, स्टील और कास्ट स्टील के लिए, आपका ये हो गया 140 वाला हो गया और 80 वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये आपका 130 वाला, एस्टेनाइटिक स्टील और मैग्नीशियम एलॉय के लिए हम 130 डिग्री का अपना इसका पॉइंट एंगल रखते हैं। तीनों हो गए आपके, ये किसके लिए कितने कितना रखा जाता है। अब मैंने वहां पर एक लिखा है कठोर लकड़ी, उसको लिखा है मैंने बिल्कुल अलग रख दिया है। देखो कभी भी अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो हमेशा चीज हमारी याद रहती है जो बिल्कुल अलग रहती है। अगर ये मैंने यहाँ लिखा कठोर लकड़ी, अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे एग्जाम में कहीं, मतलब कोई ये क्वेश्चन आ गया कि कठोर लकड़ी के लिए आपका पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि यहाँ पर मेरा 90 लिखा हुआ, तो कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री होता है। तो ये आपके हो गए हैं पॉइंट एंगल। अब सिर्फ इसमें एक बचा है 118 वाला, अब उसको देख लेते हैं कि 118 डिग्री रखने के लिए कौन कौन सी धातु इस्तेमाल होती है। चलिए अब देखेंगे 118 डिग्री में कौन कौन से आपकी धातुएं आती है, यानी कि डिल का एंगल 118 किस किस धातु के लिए हम रखते हैं। देखिए 70 kgf प्रति mm स्क्वायर सामर्थ्य तक, कितना, 70 kgf प्रति mm स्क्वायर सामर्थ्य तक के लिए, अब देखो कौन कौन से आते हैं, 118 डिग्री रखते हैं इन धातु के लिए, किस के लिए है, अब देखिए प्लास्टिक, हार्ड रबड़, निकिल, जर्मन सिल्वर, जिंक एलॉय, पीतल, माइल स्टील, कास्ट आयरन, कांसा, संगमरमर और कोयला, तो इन सब के लिए हम अपने डिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री रखते हैं।
इसमें जो कास्ट आयरन मैंने दिखाया है, बताया आपको, वो कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन भी वो आपसे बोल सकता है कि ग्रे कास्ट आयरन के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है। तो आंसर देंगे 118 डिग्री। या ये भी कह सकता है कि ग्रे तो हो गया, मेलेबल कास्ट आयरन, तो या ग्रे कास्ट आयरन हो या मेलेबल कास्ट आयरन हो, दोनों के लिए ही हमारा पॉइंट एंगल 118 डिग्री का होता है। तो ये अच्छे से देख लेना है, ये क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। पीतल के लिए क्या होता है, माइल्ड के लिए क्या होगा, कास्ट आयरन के लिए क्या होगा, पूछ लेगा कि पीतल और कांसे के लिए आपके ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो बताएंगे। प्लास्टिक के लिए कितना होता है, तो बताएंगे। हार्ड रबड़ के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है, तो बताएंगे 118। 118 माइंड में छाप लीजिए, यहाँ पर भी 118 है, देखिए इधर भी, और आपका यहाँ पर भी 118 है। 118 118 118 में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपके अच्छे से ये याद रहने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका लिप क्लियरेंस एंगल। ये आपका लिप क्लियरेंस एंगल, देखो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होता है लिप क्लियरेंस एंगल। इसी को हम क्लियरेंस कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस कोण। ये 8 डिग्री पर रखा जाता है, यानी कि 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री पर रखा जाता है। अगर पूछ ले कितना होता है तो आंसर देंगे 8 से लेके 12 डिग्री। तो 8 से लेकर 12 डिग्री तक हमारा लिप क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। जैसे कि हार्ड स्टील के लिए 8 से 10 डिग्री होता है और कास्ट आयरन के लिए 8 से 12 डिग्री होता है, यानी कि धातु के अनुसार हम अपना लिप क्लियरेंस एंगल रखते हैं। मुख्य कार्य इसका क्या है, कटिंग एज को रगड़ने से बचाता है। किसको, कटिंग एज को रगड़ने से बचाने के लिए हम लिप क्लियरेंस एंगल देते हैं। क्यों देते हैं, देखो मैंने बताया क्यों देते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल क्यों देते हैं। ऐसा तो है ही, ये तो है ही कि कटिंग एज को रगड़ने से बचाता है, लेकिन अगर और टाइप से पूछ ले तो कैसे पूछ सकता है, देखिए ड्रिल के किनारे के, ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोकने के लिए, ऐसा भी बोल सकता है। ये तो हो गया सिंपल भाषा में कि कटिंग एज को रगड़ने से बचाता है। अगर वो आपको ऐसे दे देगा ना कि ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस एंगल का इस्तेमाल करते हैं ड्रिल में, तो आंसर देंगे हम लिप क्लियरेंस एंगल। तो इस तरह भी आपसे वो बना के पूछ सकता है। हार्ड धातु के लिए ये कम होता है और नरम धातु के लिए अधिक होता है। यहाँ पर उल्टा है, जो मैंने आपको पॉइंट एंगल बताया है उससे यहाँ पर उल्टा है। हार्ड धातु के लिए कम होता है और नरम धातु के लिए अधिक होता है। हार्ड धातु को हम कठोर धातु बोल सकते हैं। अब देखिए अगर कोण बहुत कम या ज्यादा है तो क्या होगा, अगर ये हमारा लिप क्लियरेंस एंगल बहुत कम है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा। अगर देखिए ज्यादा है, देखो मैंने ज्यादा कर दिया यहाँ पर, ये क्या कर दिया, ये बढ़ा दिए, तो क्या होगा, हमारी कटिंग एज जो है वो कमजोर हो जाएंगी। तो ज्यादा करने से कटिंग एज कमजोर हो जाएंगी। और अगर कम है, देखो यहाँ पर मैंने कम कर दिया, अब ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बहुत कम हो गया है। अगर अगर कम हो गया तो क्या होगा, हमारा ड्रिल कटिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा तुरंत जाके ये हमारे वर्कपीस से टकराएगा ये वाला, तो हमारा जो ड्रिल है वो कटिंग नहीं करेगा अगर ये ज्यादा है तो अगर कम है तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे हमारी कटिंग एज। तो कहने का मतलब है बिल्कुल इनको सही रखना है, ना ही ज्यादा रखना है ना ही इसको कम रखना है। अगर कम रखेंगे तो कटिंग नहीं करेगा, कटिंग की बजाय वो उसको घिसना शुरू हो जाएगा, ये घिसेगा यानी कि कटिंग नहीं करेगा। चलिए आप देखते हैं इसमें आगे हेलिक्स एंगल। ये है आपका हेलिक्स एंगल, ऐसा होता है। देखिए मैंने बताया भी आपको, ये अक्ष, ये मेरा ड्रिल है, ड्रिल के अक्ष बोले तो सेंटर लाइन से एक अक्ष लाइन खींच देंगे जिस पर हमारा ये हेलिक्स जाते हैं ऐसे, उसमें जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को हम रेक एंगल या फ्लूट एंगल भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, रैक एंगल और फ्लूट एंगल। इसका जो सामान्यतः है, सामान्यतः एंगल इसका 27.5 डिग्री रखा जाता है। कितना, सामान्यतः, यानी साधारणतः इसको हम हेलिक्स एंगल को 27.5 डिग्री रखते हैं। एक इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपसे वो कि रैक एंगल को कटिंग धार पर व्यक्त कौन करता है, तो आंसर देंगे हेलिक्स एंगल। कौन करता है, हेलिक्स एंगल करता है। ये फ्लूट की लीड से संबंध होता है इसका, किसकी, फ्लूट की लीड से इसका संबंध होता है। BIS के अनुसार ये 3 प्रकार से रखे जाते हैं, HNS, H हार्ड के लिए, N नॉर्मल के लिए, S सॉफ्ट के लिए। हार्ड के लिए 10 से 13 है और नॉर्मल के लिए 18 से 30 है और आपका सॉफ्ट के लिए 35 से 40 रखा जाता है।
अब नॉर्मल में देख लीजिए, जैसे कि लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए अगर पूछ ले कि आपका ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो आंसर देंगे 18 से 30 डिग्री। अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी पीछे क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल में एक क्वेश्चन रह गया था, तो क्लियरेंस एंगल अगर सही नहीं है तो क्या होगा, ड्रिल ओवर हीट होगा, तो ना तो काटेगा घिसेगा, जब काटेगा नहीं घिस रहा है तो क्या होगा, ड्रिल ओवर हीटेड हो जाता है अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। तो ये आपके हो गए हैं HNS। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए, कम हेलिक्स और ज्यादा हेलिक्स वाला ड्रिल हम कहां इस्तेमाल करते हैं। कम हेलिक्स को बोल सकता है धीमा हेलिक्स, ज्यादा हेलिक्स को बोल सकता है वो तेज हेलिक्स। तो जिसमें यहां पर देखो आपको दिखाया जा रहा है कम हेलिक्स, यानी कि हेलिक्स का मतलब है उसमें जो मरोड़ है वो कम रहेगी, ट्विस्ट जो होगा वो कम होगा। उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, किस धातु के लिए करते हैं, पीतल, गन मेटल, फास्फोरस, प्लास्टिक और ब्रॉन्ज के लिए। और जो आपका ज्यादा हेलिक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे हम तांबा, एल्यूमिनियम, सॉफ्ट धातु के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सख्त धातु के लिए अगर पूछ ले कि सख्त धातु के लिए कौन से हेलिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कम हेलिक्स वाले का। और मुलायम धातु के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हेलिक्स वाले ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। और जनरल पर्पस के लिए मैंने आपको पीछे बताया अभी, जनरल पर्पस के लिए एन प्रकार का वो करेंगे हेलिक्स इस्तेमाल। कौन सा, एन प्रकार का। अभी बताया ना आपको SHN बताया ना, तो एन प्रकार का जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ज्यादा हेलिक्स ड्रिल का यूज कहां नहीं करना चाहिए, पीतल पर नहीं करना चाहिए। अगर हम पीतल पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जॉब में वो गड़ जाएगा और मशीन, जो जिस मशीन में हमारा जॉब बनाया है उस जॉब को मशीन से बाहर फेंक देगा अगर हम ऐसा करते हैं। ठीक है। अब चलिए, इसका एंगल मैंने बताया आपको 27.5 डिग्री होता है। कितना, 27.5 डिग्री होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। एक होता है इसमें आपका हील, एक होता है चीजल एज एंगल, इन दोनों को और देख लीजिए। इससे पहले मैंने आपको हेलिक्स बताया ना, तो हेलिक्स में देखिए पीतल के लिए 15 डिग्री रखते हैं और बेकिलाइट के लिए 40 डिग्री का हेलिक्स एंगल रखते हैं। हील में देख लीजिए, कटिंग एज के पीछे का भाग होता है और कटिंग करते समय जॉब की सतह से ये रगड़ नहीं खाता है, यानी कि उसको छूता नहीं है। चीजल एज एंगल, चीजल एज एंगल को हम वेब एंगल भी बोलते हैं, जो 55 डिग्री का होता है। कितने का, 55 डिग्री का होता है। कटिंग लिप्स और चीजल एज के बीच का ये कोण होता है आपका चीजल एज एंगल, जो 55 डिग्री का होता है। चलिए, तो ये है आपका ड्रिल का पार्ट 1। तो आपको मिलते हैं अब ड्रिल के पार्ट 2 में, क्योंकि अभी बहुत कुछ रह रहा है। जितने भी आपके प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन हैं इसमें, वो आपके सारे बाकी हैं इसमें भी। तो अब इस तरह का पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का इतना ही लेंगे। इसके बाद आपको हम पार्ट 2 में जो भी कुछ बचा हुआ है ड्रिल का, तो सारा वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तो इससे पहले आप जो चैनल देख रहे हैं, आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको और आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं। चलिए मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।